क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, जल्दी बताओ क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो, ईच एंड एवरीबॉडी जल्दी से पार्टिसिपेट करो। प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए कि क्या हाल चाल है आपके। और अगर भाई आ गए हो तो एक अटेंडेंस दे दो, एक अटेंडेंस दे दो भैया जल्दी से। अटेंडेंस आप कैसे दे सकते हो? लाइक करके। जल्दी से हर एक जन, जो लोग भी आ चुके हैं, जो लोग भी पहुंच चुके हैं, एक लाइक का बटन जल्दी दबा दो, बिकॉज आज का लाइक टारगेट है 300 प्लस। आज का लाइक टारगेट है 300 प्लस। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का वन शॉट वीडियोस। सबसे पहला चैप्टर आज करेंगे अकाउंटिंग थियरी। अकाउंटिंग थियरी करने वाले हैं आज। और वैसे ही हर रोज हर चैप्टर कवर करेंगे और एक एक सम्स को चुन चुन के मारेंगे। क्लियर है? जल्दी आ जाओ आप लोग, जल्दी आ जाओ। अकाउंटिंग थियरी करने वाले हैं जो कि 10 से 15 मार्क्स का कवरेज करता है। 5 मार्क्स के आपके 2 या तो 5 मार्क्स के आपके 3 थियरी आ सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो कि आप ये थियरीज को बहुत अच्छे से आप लिख पाओ। अकाउंट्स में जिसको जिसको भी प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता है ना, उनके लिए थियरी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। थियरी अटेम्प्ट करो और अच्छे से लिख के 15 मार्क्स सिक्योर कर लो। सिंपल सा बात है ना जी? है ना जी? तो जल्दी जल्दी से आओ आप लोग, जल्दी जल्दी से आओगे और चैट बॉक्स में एक बार प्लीज हाय हेलो कुछ तो लिख दो, कुछ तो लिख दो भाई। तुम्हारा वेट कर रहा हूं, तुम्हारे लिए ये सारे क्लासेस करवाता हूं। और बताओ अभी क्या रेडी किया जाए ये सेशन की नहीं? ये सेशन रेडी किया जाए या नहीं? अकाउंटिंग थियरी वाला जो सेशन है ये रेडी किया जाए या नहीं? आज मैं आपको ज्यादा देर तक नहीं पकाऊंगा। आज ये सेशन ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 1 आवर तक रहेगा। अभी बज रहे हैं 11, 12 बजे तक मैक्स टू मैक्स ये सेशन करेंगे और पूरा का पूरा अकाउंटिंग थियरी को लिपटा देंगे। 9 पेजेस का आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल सकता है टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये 9 पेजेस का पीडीएफ मिल सकता है। अब आ जाओ, शुरुआत करते हैं। अब लेट नहीं करते हैं, अब शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग थियरी का। आइए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि भैया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार बहुत सारे ईयर्स में पूछे गए हैं ये कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन यूजर्स हैं। सबसे पहले आपको यह समझाऊंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। समझे? सबसे पहले दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस, आपको यह समझाऊंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। सुनिए ध्यान से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल डेटा है। बाबू 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 सुनो सुनो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल डेटा है जो बिजनेस का ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है, जो बिजनेस को ट्रैक करता है, रिकॉर्ड देखता है कि बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यानी कि अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग जो आप करते हो उसका इंफॉर्मेशन। आपके पास अगर अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन रहेगा तभी तो आप बिजनेस को ट्रैक कर पाओगे ना, कि आपका बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना एक्सपेंस लग रहा है, कितना इनकम हो रहा है, क्या क्या असेट्स है, क्या क्या लाइबिलिटीज है। ये सब आप कैसे जान पाओगे? ये सब आप तभी जान पाओगे जब आपके पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेगा। दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बताइए कि आपके पास अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप क्या अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाओगे सही से? क्या आप ये बता पाओगे कि बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है? बताइए, जल्दी बताइए। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल डेटा है जो बिजनेस के को ट्रैक करता है, बिजनेस के ऑपरेशंस को ट्रैक करता है कि क्या बिजनेस सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम लोग इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी सब इंक्लूड करते हैं।
कि हमारा एक्सपेंस कितना हुआ है, हमारा खर्चा कितना हो रहा है, हमें इनकम कहां से आ रहा है, हमारी कितनी असेट्स है, हमारी कितनी लाइबिलिटीज है, हमारी कितनी इक्विटी है, ये सब सब सारे कैसे आप चेक कर सकते हो? ये सब सब कुछ आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू चेक कर सकते हो मेरे दोस्तों। ये सब सब कुछ, ये सब ऑल टुगेदर आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की वजह से चेक कर सकते हो। ये कंपनी को एक क्लियर पिक्चर देता है, ये कंपनी को एक क्लियर पिक्चर देता है, कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा बड़ा रोल है। तो द गोल ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज टू प्रोवाइड ए क्लियर पिक्चर ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ओवर ए सर्टेन पीरियड। यानी कि एक सर्टेन पीरियड, मान लीजिए एक साल के अंदर अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सब हम कैसे जान पाएंगे दोस्तों? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल डेटा रहता है और कंपनी के बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स रहता है, जो बिजनेस को ट्रैक करने में हमें हेल्प करता है। किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, इक्विटी कितनी है, सब देखने में हमें मदद करता है कौन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या? इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या? इंफॉर्मेशन। इसके बाद वाला पॉइंट में दिया हुआ है, द इंफॉर्मेशन हेल्प्स बिजनेस ओनर्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर मेक डिसीजन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शंस और ऑपरेशंस। यही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक बिजनेस के ओनर्स, मैनेजर, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर सबको यूज करते हैं और सबको डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये कंपनी से हम डील करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। सिंपल। ये सब सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपनी के ओनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, स्टेक होल्डर सब यूज करते हैं, सब देखते हैं, सब परखते हैं कि क्या इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इसका मतलब मैंने आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियर कर दिया। जो दोस्तों बताओ बताओ बताओ, रसगुल्ला सन रसगुल्लीस और बाबू सोना का कॉल आए तो काट दो, ब्लॉक कर दो, हटाओ, जिंदगी से ही हटा दो उसको। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन याद करो मेरे साथ। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज अ फाइनेंशियल डेटा एंड डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, ट्रैक्स एंड रिकॉर्ड्स अबाउट इट ऑपरेशन। दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज इनकम। यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है? देखिए, इनकम रहता है, एक्सपेंसेस रहता है, असेट्स रहता है, लाइबिलिटी रहता है, इक्विटी रहता है। दिस इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज इनकम, एक्सपेंसेस, assets, liability and equity। इसके बाद बोल दीजिएगा, the goal of accounting information is to provide a clear picture of the company's financial health and the performance of the certain period। खैर, ये तो हो गया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। बात करेंगे कि कौन कौन यूजर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कौन कौन करता है बेटा? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कौन कौन करता है? कौन कौन यूजर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? तो सबसे पहला याद रखिएगा, आपको अगर पूछा गया कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है, तो लिखिएगा इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब जो उस कंपनी के अंदर में काम करते हैं, जो उस कंपनी के अंदर में काम करते हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, उसको बोला जाएगा इंटरनल यूजर। और एक्सटर्नल यूजर माने जो बाहर में काम कर रहे हैं। इंटरनल यूजर में आते हैं मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, एक मैनेजर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज कर सकता है फॉर बजटिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। एक मैनेजर को बजट बनाना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ सकता है। इस वजह से वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करता है। एक एम्प्लॉइज को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसीलिए लगता है कि वो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बढ़िया से चेक करना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है कि किस तरीके से कंपनी का ग्रो हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का दो टाइप के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज, जो कंपनी के अंदर रहते हैं। एंड एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। आप एक कंपनी में शेयर लगाने वाले हो। सुनिए 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 सुनिए, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर हो। मान लीजिए मैंने रिलायंस में पैसा लगाया,
तो रिलायंस में क्या ऐसे ही मैं पैसा लगा दूं क्या? मैं पहले उनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक तो करूंगा ना, कि उनका बैलेंस शीट दिखाओ, उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाओ, उनका रेशियो एनालिसिस दिखाओ। सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मैं रिलायंस में पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल यूजर कौन रहते हैं? शेयर होल्डर्स। जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो आपके कंपनी में का शेयर होल्डर रहता है, उनको पूरा का पूरा हक है, उनको पूरा का पूरा हक है कि आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो चेक करें। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो चेक करके ही उसके बाद ही तो वो पैसा लगाएंगे, वरना क्यों लगाएंगे पैसा? तो शेयर होल्डर क्यों करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर मुझे इन्वेस्ट करना हुआ एक कंपनी में, तो मैं सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करूंगा। मैं बोलूंगा प्रॉफिट दिखाओ भाई, तुम्हारे कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी है तभी मैं तुम्हारे कंपनी का पैसा लगाऊंगा, सिंपल। इसके बाद कभी कभी लेंडर्स और क्रेडिटर्स को भी हम लोग को दिखाना पड़ता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लोगों को क्रेडिटर्स और लेंडर्स को भी दिखाने पड़ते हैं। मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक जाके आपने बोला कि सुनो बैंक, हमको 50 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक क्या ऐसे ही दे देगा क्या? एक थप्पड़ मार के भगा देगा, बोलेगा भागो यहां से। बैंक सबसे पहले आपको बोलेगा कि आप अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लाओ, आप पूरा का पूरा डिटेल्स लाओ। आपको ऐसे ही हम 50 करोड़ रुपया नहीं दे सकते, सॉरी। बैंक उस आदमी को बोलेगा आप अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। तो एक्सटर्नल यूजर कौन है? लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। जो आपको उधार देते हैं वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करते हैं, वो आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी चेक करते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर प्रॉफिटेबल है तभी पैसा देंगे, लॉस मेकिंग है तब काहे को पैसा देंगे, डुबा देगा ये मेरा पैसा। इस वजह से लेंडर्स और क्रेडिटर्स चेक करते हैं। इसके बाद रेगुलेटर्स हो गया। रेगुलेटर्स यानी कि क्या? कभी कभी गवर्नमेंट एजेंसीज भी आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करती है। इनकम टैक्स वाले आ गए, इनकम टैक्स वाले रेड करने के लिए आ गए, तो उनको क्या आप नहीं दिखाओगे? ना ना, আমি দেখাবো না, এটা আমার গোপনীয় অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন, আমি দেখাবো না, আমার ইনফরমেশন আমার কাছেই থাকবে, ये थप्पड़ मारेगा। रेगुलेटर्स को भी हम लोग को दिखाना पड़ता है। गवर्नमेंट अगर मांगा तुम्हारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाओ, दिखाना पड़ेगा, कोई भी हालत में, कोई भी हालत में दिखाना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स का रेट पड़ गया, सीबीआई का रेट पड़ गया, उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है? उस केस में हम लोग को दिखाना पड़ता है। मान लीजिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, मान लीजिए आप लोगों को ऑडिट करवाना है, तो गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट एजेंसी जब मांगेगी तब तब आपको अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्लियर है? बात करते हैं सप्लायर्स का। सप्लायर्स कौन होते हैं? अरे जो भैया रॉ एंड मटेरियल सप्लाई करते हैं आपको, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उनको भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा। वो भी चाहते हैं कि भैया आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाओ, आपका कंपनी में हम देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी। अगर मान लीजिए कंपनी में लॉस होगा तो क्या सप्लायर सप्लाई करेगा? बोलो चैट बॉक्स में बोलो, अगर एक कंपनी में लॉस हो रहा है तो क्या सप्लायर अपना माल को सप्लाई करेगा? नहीं ना, नहीं ना। रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा? नहीं ना भाई। क्यों सप्लाई करेगा वो? उसको तो पता चल गया ना भाई कि कंपनी लॉस खा रहा है, उसका भी पैसा पेंडिंग कर देगा कंपनी, उसका भी पैसा पेंडिंग कर देगा कंपनी। तो कभी कभी सप्लायर भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करता है, आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करता है कि दिखाओ अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाओ, तुमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है हम तभी तुमको सप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे ना हमें ये गारंटी मिल जाएगा कि तुम पैसे चुकाओगे हमारा। अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है तो हम क्यों 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 सप्लाई करें? तो एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीबॉडी। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आप कैसे पास करोगे? पास करने के लिए पार्टिसिपेट कीजिए। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जी, जल्दी बताइए भैया। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। अब ये बताओ कि इंटरनल यूजर के अंदर कौन कौन आता है? इंटरनल यूजर के अंदर कौन कौन आता है बताइए चैट बॉक्स में। ईच एंड एवरीबॉडी पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करके लाइक कर देना, जिससे पता चले कि आप पार्टिसिपेट किए हो।
पार्टिसिपेट करके लाइक कर देना, पार्टिसिपेट करके लाइक कर देना। हु आर द इंटरनल यूजर, जल्दी बताइए। मैनेजर्स और एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल कौन है? एक्सटर्नल है इन्वेस्टर एंड शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, रेगुलेटर्स और सप्लायर्स। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएंगे। इस तरीके से आप लिखते हो तो आपको एग्जामिनेशन में 5 में से 5 मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा। हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का खासियत क्या है? क्या ऐसा खास बात है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? What are the qualitative characteristics of accounting information? 5 मार्क्स का पूछेगा, 5 मार्क्स का पूछेगा दोस्तों, 5 मार्क्स का। जरा ध्यान दो। What are the qualitative characteristics of accounting information? सुनिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की खासियत क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का खास बात क्या है, सुनिए। सबसे पहले रेलेवेंस। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो रिलेवेंट इन नेचर हो, जो आपके लिए यूजफुल हो। आपने मांगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हम कुछ और ही दे रहे हैं आपको, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अरे हमको ये चाहिए ही नहीं, हमारे लिए ये रिलेवेंट है ही नहीं, हमको तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। सिंपल सा बात है। मान लीजिए आपको चाहिए फर्म ए का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपको दे दिया गया फर्म बी का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या आप एक्सेप्ट करोगे? बताइए तो, क्या आप एक्सेप्ट करोगे वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्या वो आपके लिए रिलेवेंट है? आपको तो चाहिए फर्म ए का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन वो हॉला ने दे दिया आपको फर्म बी का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपके लिए वो रिलेवेंट नहीं है, आप उसके मुंह पे वो फेंक के मारोगे, ये ले लो अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा आपके काम का होना चाहिए, हमेशा आपके लिए यूजफुल होना चाहिए, हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि जो फैसले लेने हैं वो आप टाइमली ले पाओ। जो इंपॉर्टेंट डेटाज है वो उसमें अवेलेबल रहना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, रिलेवेंट आपके काम का होना चाहिए। आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब सारे इंफॉर्मेशन उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रहने चाहिए। क्लियर है कि नहीं बताइए? तो यहां पे क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट टू द नीड्स ऑफ द यूजर। It should help them make decision by providing timely important data about the business. Simple. सेकेंड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल, जिसपे आप भरोसा कर सको। आजकल के बाबू सोना पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसपे आप भरोसा कर सको। क्या तुम अपने बाबू सोना पर भरोसा कर सकते हो? देख लो दोस्तों, इसलिए बोलते हैं प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, क्या पता वो तुमको धोखा का अलग ही सेटिंग बना रही होगी। तो आप अपने बाबू सोना पे भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए जिसपे आप भरोसा कर सको। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अगर गलती रहा तब तो भैया आपका दिल टूट जाएगा। एक तो आपके बाबू सोना भी भरोसा मतलब कि करने के लायक नहीं है, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी भरोसा करने के लायक नहीं है, फिर काम चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। इसीलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या रहना चाहिए बाबू? रिलायबल, रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी रहना चाहिए। वो उसमें कोई गलतियां नहीं रहना चाहिए, एरर्स वगैरह, बायसनेस वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, सब कुछ सही सही होना चाहिए, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, जिसपे आप बिलीव कर सको। ओके, इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पास कंपेरेबिलिटी रहना चाहिए। मान लीजिए कि आप 2024 के डेटा के साथ आप 2023 का डेटा कंपेयर कर रहे हो, उस तरीके का शक्ति होनी चाहिए अकाउंट्स के पास। मान लीजिए आपका जो अभी करंट बेस्ट फ्रेंड है, अभी जो आपके करंट बेस्ट फ्रेंड है, करंट बीएफ, बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड उल्टा पुल्टा मत समझना, उसके साथ आप दूसरों को कंपेयर करते हो ना। भाई मेरा पिछला वाला जो बेस्ट फ्रेंड था ना वो खोखला था, खोखला, अभी वाला जो बेस्ट फ्रेंड है वो कितना मस्त है। तो आप कंपेयर कर रहे हो ना, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी क्या रहना चाहिए? कंपेरेबिलिटी, जिसको आप कंपेयर कर सको।
कि 2024 में भैया हमने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख रुपए और 2023 में हमने प्रॉफिट कमाया था 50,000 रुपए। तो 2023 से 2024 तो बहुत प्रॉफिटेबल निकल गया। आपने इसका मतलब कंपेयर किया। तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए जिसको आप कंपेयर कर सको सालों सालों, हर साल आप कंपेयर कर सको। आस्ते বছর আবার कंपेयर করব, আস্তে বছর আবার कंपेयर করব, এমন এমন থাকতে হবে একটা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনকে, একটা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনকে রিলেভেন্ট থাকতে হবে, একটা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনকে এমন থাকতে হবে যার উপরে আমরা ভরসা করতে পারি, একটা অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশনকে কম্পারেবিলিটির মতন থাকতে হবে कि আমি कंपेयर করছি, कंपेयर कंपेयर। फोर्थ, अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए जिसको आप समझ सको। आप अपने दोस्तों को, आप अपने बाबू सोना को नहीं समझ पाते हो कि वो क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए जिसका दिल का बात आप एकदम फटाक से समझ पाओ। इतना सिंपल होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए, जो लिखा है आपने देख के ही समझ गए, वाह। ऐसा रहना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए क्लियर एंड सिंपल वे so that users can easily comprehend and interpret the idea। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए जो आप इजीली और सिंपली समझ पाओ उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। क्लियर है, क्लियर है। और लास्ट में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ना भाई टाइमली, अरे भाई टाइमली प्रोवाइड होना चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइमली। मान लो कि हमको आज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, हमको प्रोवाइड किया गया 6 महीना बाद, काम चलेगा क्या? काम चलेगा क्या? हमको आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, हमको प्रोवाइड किया गया 6 महीने बाद, नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अप टू डेट रहना पड़ेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टाइमली प्रोवाइड करना पड़ेगा सबको। भाई टाइम टू टाइम प्रोवाइड करो, टाइम का इज्जत करो। अगर तुम टाइम का इज्जत करते हो फिर ही तुम्हारा इज्जत ये टाइम करते हैं। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को टाइमली प्रोवाइड करना चाहिए। क्लियर है? तो बताइए 5 रीजन बताइए। आपको तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल रहना चाहिए, जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। आप उस पे ट्रस्ट ना करो लेकिन आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे तो ट्रस्ट करो ना। इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए जिसको आप कंपेयर कर सको। इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा रहना चाहिए जिसको आप अंडरस्टैंड कर सको, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो उसमें। इसके बाद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा हो जो सबको टाइमली प्रोवाइड कर सके। अभी अगर आपको चाहिए तो आपको 6 महीने बाद प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो गलत है। यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए दोस्त, अप टू डेट। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर है। 5 पॉइंट आप लिख दोगे, आराम आराम से लिख दोगे। अब आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है जरा देखिए दोस्तों, जरा ध्यान दे दो दोस्तों। अरे भाई सुन, अगर नींद आ रहा है ना, एक चपाट मार मुंह में। उससे भी अगर नींद नहीं कम रहा है तो चप्पल निकाल, चप्पल लेके मार, कुछ भी करो भाई। पानी अपने मुंह पे पानी छिड़को, नींद भगाओ। 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। नींद भगाओ भाई, नींद भगाओ, जल्दी आ जाओ। अगर नींद आ रहा है तो मम्मी को बुलाओ, मतलब कि मम्मी को बुलाओ, मम्मी को बोलो एक थप्पड़ दो। नींद नहीं चाहिए अपन को, 1 घंटे का क्लास में नींद। आ जाओ शुरू करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अकाउंटेंट फॉलो टू रिकॉर्ड एंड मैनेज ए कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब यही हुआ रे दोस्तों कि जर्नल से लेके हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जो बनाया, उस साइकिल को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? जर्नल। इसके बाद क्या बनाते हैं? लेजर। इसके बाद क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। इसके बाद क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो साइकिल हमने परफॉर्म किया है, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा अकाउंटिंग साइकिल। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को सीरीज ऑफ स्टेप्स बोला जाता है मेरे दोस्तों, सीरीज ऑफ स्टेप्स बोला जाता है। अकाउंटिंग साइकिल को क्या बोला जाता है? सीरीज ऑफ steps. The accounting cycle is a series of steps that accountant follow to record
एंड मैनेज ए कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अगर आपको कंपनी का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब जो आप बनाते हो, ये सब जो आप स्टेप्स को फॉलो करके आप एक अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हो, उस प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। उस प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। ये स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से। ये स्टार्ट क्या होता है? रिकॉर्डिंग से, और एंड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या हो गया? रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया जर्नल। ये स्टार्ट होता है जर्नल से और एंड कहां पे होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक ना बन जाए तब तक इसका एंड नहीं होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस को मेरे दोस्तों बोला जाता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, ये पूरा का पूरा प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल में आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हमें मेजर करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है, और सब कुछ आइडेंटिफाई किए आप, मेजर किए, रिकॉर्ड किए, एज वेल एज एडजस्टमेंट एंट्रीज पास किए, उन सब पूरा का पूरा प्रोसेस को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये वाला लाइन पढ़िए, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला लाइन पढ़ो दोस्तों। द साइकिल इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड accurate up to date, providing a clear picture of the company's financial health। तो अकाउंटिंग साइकिल के वजह से आप अप टू डेट रहते हो, आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाते हो, आप अपने ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर पाते हो। इस वजह से आपको अपने कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पूरा एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि भैया हमारी कंपनी प्रॉफिट में हो रही है या लॉस में, हमारी कंपनी का एक्सपेंस कितना है, इनकम कितना है। तो आप इससे क्या करते हो? ट्रैक करते हो, ट्रैक। ठीक है, ओके जी, ओके 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 ओके। तो ये पूरा का पूरा आप एक्सप्लेन करोगे चैट बॉक्स में। अकाउंटिंग साइकिल को एक्सप्लेन करो। अकाउंटिंग साइकिल क्या है? एक सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अकाउंटेंट्स फॉलो टू रिकॉर्ड एंड मैनेज ए कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से और एंड कहां पे होता है? एंड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने तक। आपने जर्नल से स्टार्ट किया, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया, उस पूरे के पूरे साइकिल को बोला जाता है दोस्तों अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल, आई होप आप लोगों को क्लियर है। और ये क्लियर पिक्चर देता है, ये अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर, कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या कंपनी लॉस में जा रही है। ये एक अप टू डेट इंफॉर्मेशन देता है आपको। बात करते हैं अभी अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं हर एक एग्जामिनेशन में आते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब बहुत सारे हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, तो दोस्तों अकाउंटिंग के हिसाब से अकाउंट अलग हुआ, यानी कि कंपनी अलग हुआ, कंपनी अलग है और उसके जो ओनर्स है ना वो अलग है। एक बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, अपने नाम पे केस लड़ सकता है। सुनिए ध्यान से, एक बिजनेस अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकता है, अपने नाम पे केस लड़ सकता है। तो बिजनेस अलग है और बिजनेस के ओनर्स अलग है। आज अगर मैं बात करूं कि रिलायंस और मुकेश अंबानी एक है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि हाँ भाई एक है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी इज जस्ट ए शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कंपनी। मुकेश अंबानी इज जस्ट ए शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस कंपनी। रिलायंस अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलता है, रिलायंस अपने नाम पे केस लड़ सकता है, रिलायंस अपने नाम पे प्रोडक्ट बेच सकता है। क्या जब आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो रिलायंस के नाम पे प्रोडक्ट बिकता है, जियो के नाम पे प्रोडक्ट बिकता है, या मुकेश अंबानी के नाम पे प्रोडक्ट बिकता है? नहीं ना, जियो के नाम पे ऐसा तो नहीं लिखा रहता ना मुकेश अंबानी। जियो का सिम के ऊपर क्या मुकेश अंबानी का नाम लिखा रहता है क्या? जियो का ही नाम लिखा रहता है ना। तो उसे बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस अलग, बिजनेस के ओनर्स अलग। ओनर्स आर ओनली द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, ओनली द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। बिजनेस अपने नाम पे एक बैंक अकाउंट खोल सकता है, बिजनेस अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बिजनेस का जो मन अपने नाम पे वो कर सकता है। ऑफ कोर्स कंट्रोल करने वाले तो लोग ही होंगे, सिंपल सी बात है। बिजनेस तो अपने आप से चल के तो नहीं करेगा, लेकिन
बिजनेस का अस्तित्व अलग है और बिजनेस के ओनर्स का अस्तित्व अलग है। ओनर्स जाए आए भाड़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिजनेस हमेशा चलती रहती है। क्लियर है? ओके, बात करते हैं ये कंसेप्ट के बारे में। द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट व्यूज ए बिजनेस एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी कि बिजनेस को सेपरेट लीगल एंटिटी बोला गया है। बिजनेस को बोला गया है कि बिजनेस का अस्तित्व अलग है और बिजनेस में काम करने वाले इंडिविजुअल का अस्तित्व अलग है। आप जब जियो का सिम खरीदते हो तो वहां पे मुकेश अंबानी का नाम नहीं लिखा रहता, वहां पे जियो का ही नाम लिखा रहता है। आप अगर रिलायंस डिजिटल से कुछ खरीदते हो तो वहां पे मुकेश अंबानी का कोई अस्तित्व नहीं दिखाई देता है। मुकेश अंबानी इज जस्ट ए ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, जस्ट ए शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। पूरा का पूरा रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके भरोसा नहीं चलता है, सिंपल सा बात है। क्लियर है? दिस मीन्स दैट द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड रिकॉर्ड्स आर केप्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनल फाइनेंसेस। यानी कि रिलायंस का जो बैंक अकाउंट है, रिलायंस का बैंक अकाउंट तो होगा ना भाई, उसको खुद मुकेश अंबानी अपने अकाउंट में मर्ज नहीं करवा सकता। मुकेश अंबानी ऐसे नहीं बोल सकता अरे रिलायंस तो मेरा ही है, मैं खुद का ही एक अपना मतलब कि बैंक अकाउंट खुलवा लेता हूं, उसी में अपना रिलायंस का सारा रिकॉर्ड रखूंगा। मुकेश अंबानी ने बोला कि मैं खुद का बैंक अकाउंट खुलवा लेता हूं, उसी में सारा का सारा रिलायंस का रिकॉर्ड रखूंगा। इस तरह से नहीं हो सकता। बिजनेस का अस्तित्व और बिजनेस के ओनर्स का अस्तित्व अलग अलग है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मतलब कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। सो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिए। सो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से यह बोला गया है कि आप जो अकाउंटिंग ऑपरेशन कर रहे हो, आप जो अकाउंटिंग ऑपरेशंस कर रहे हो, वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर में आप डिवाइड कर दो उस अकाउंटिंग ऑपरेशंस को। मान लो आपने एक बार में ही 5 साल का अकाउंटिंग कर लिया, उसके बाद आप चेक कर रहे हो कि सही से हुआ या नहीं हुआ, तो ये गलत अप्रोच माना जाएगा। आपने 5 साल का अकाउंटिंग एक बार में कर लिया और 5 साल बाद अगर चेक करते हो कि सब कुछ सही हुआ या नहीं हुआ, तो ये एक गलत अप्रोच हो जाएगा। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि हर एक अकाउंट्स को मंथली या तो क्वार्टरली या तो ईयरली या तो हाफ ईयरली चेक करना जरूरी है। हर एक अकाउंट्स को आपको, हर एक अकाउंटिंग ऑपरेशन को आपको एक टाइम फ्रेम के अंदर चेक करना जरूरी है। So the periodicity concept also known as the time period assumption, यानी हर एक कंपनी अपना अपना टाइम रखेगा। कोई एक कंपनी ऐसा भी हो सकता है जो हर एक महीने में अपना अकाउंट्स को चेक करता है, अपने अकाउंटिंग ऑपरेशन को चेक करता है। कोई एक कंपनी ऐसा भी होगा कि हर एक 3 महीने में अपना अकाउंट्स को चेक करता है। कोई एक कंपनी ऐसा भी होगा कि हर एक 6 महीने में अपने अकाउंट्स को चेक करता है। और कोई एक कंपनी ऐसा भी होगा कि हर ईयर में ईयरली अपने अकाउंट्स को चेक करता है। तो अपने अपने कंपनी के हिसाब से अलग अलग रूल हो सकते हैं, सिंपल। तो ये मतलब कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि हर एक अकाउंटिंग ऑपरेशंस को अपने अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेक करना जरूरी है। फिर ही आप उसको अच्छे तरह से मॉनिटर कर पाओगे, फिर ही आप उसको ट्रैक कर पाओगे, फिर ही आप उसको मतलब कि देख पाओगे कि सही सही सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल्सो नोन एज ये टाइम पीरियड एजम्पशन, इसको हम लोग ये टाइम पीरियड एजम्पशन भी बोलते हैं, इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट डिवाइड्स द ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस इनटू अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड such as months, quarter or years that allows business to regularly measure and report their financial मतलब कि performance and मतलब कि पोजीशन। ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन को रेगुलरली मॉनिटर करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आइए अभी बात करते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के बारे में। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है जरा सुनिए। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को हम लोग बोल सकते हैं टाइम पीरियड एजम्पशन। ओके, ये क्या बोलता है जरा सुनिए। इस कंसेप्ट के हिसाब से हर एक अकाउंटिंग ऑपरेशंस को ना
एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चेक करना जरूरी है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप कोई अकाउंटिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं और 5 साल के बाद, सीधा 5 साल के बाद उसको चेक कर रहे हैं कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये फिर गलत अप्रोच हो जाएगा। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप एक कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, 5 साल तक लगातार आप अकाउंटिंग किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। 5 साल के बाद आपने चेक किया कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो फिर यह गलत अप्रोच हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से यह बोला जाता है कि आप अपने अकाउंटिंग ऑपरेशंस का एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को, आप अपने अकाउंटिंग ऑपरेशंस को एक बार चेक करो कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब कोई कोई कंपनी मान लीजिए 1 महीने में भी चेक करता है, 1 मंथ में भी चेक करता है, कोई कंपनी यहां पे 3 मंथ्स में भी चेक करता है, कोई कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पे भी चेक करता है और कोई कंपनी 1 ईयर के बेसिस पे भी चेक करता है। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से बोला जाता है कि आप अपने अकाउंट्स को मंथली, क्वार्टरली या ईयरली या हाफ ईयरली, जो आपका मर्जी, आप चेक किया करो, आप मॉनिटर किया करो, आप ये देखा करो कि सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ सही चल रहा है ना, कितना तक काम हुआ है, कितना तक काम नहीं हुआ है, ये सब चेक किया करो। आप अगर चेक नहीं करोगे तब आपका ऑर्गेनाइजेशन, तब आपका कंपनी बर्बाद हो जाएगा। साल में कम से कम एक बार हर एक कंपनी को चेक तो करना ही चाहिए कि उनका अकाउंटिंग कैसा चल रहा है। यहां पे क्या लिखा हुआ, मतलब कि पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आल्सो नोन एज टाइम पीरियड अजम्पशन, इसको हम टाइम पीरियड अजम्पशन भी बोल सकते हैं। इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट डिवाइड्स द ऑनगोइंग ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस इनटू स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज मंथ्स, क्वार्टर और ईयर। यानी कि बिजनेस के जो ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, आप जो ऑनगोइंग अकाउंटिंग कर रहे हो उसको बार बार चेक करते रहो। 1 साल में 1 बार या 1 साल में 2 बार या 1 साल में 3 बार, जिस हिसाब से आपको चेक करना है, आप एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर उसको चेक करते रहो। सिंपल सा बात है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। इसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। सिंपल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है। अच्छा, ये सब करके आपको क्या मिलेगा? ये सब करके आपको अपना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रेगुलरली ट्रैक रिकॉर्ड्स मिल पाएगा कि सही से अकाउंटिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस का, सब कुछ आप मालूम कर पाओगे। दिस अलाउज बिजनेस टू रेगुलरली मेजर एंड रिपोर्ट देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। सिंपल। दिस कंसेप्ट हेल्प प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। यूजर्स को एक टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाता है। बात करते हैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि हर एक अकाउंट्स को आप कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करो। हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को आप एक कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करो। 2 एस्पेक्ट है इसके। सबसे पहला एस्पेक्ट मुझे समझाने दीजिए। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप अगर कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को 1 तारीख को रिकॉर्ड किए हो और 2 तारीख को अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप 2 तारीख को वापस रिकॉर्ड करो और 3 तारीख को वापस रिकॉर्ड करो। आलस मत करो। मान लो कि एक ऐसा अकाउंटेंट है जो 1 तारीख को रिकॉर्ड किया और सीधा 15 तारीख को इसके बाद रिकॉर्ड किया, फिर गड़बड़ हो जाएगा बाबा, फिर घोटाला हो जाएगा। नहीं, आपको सीक्वेंस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। 1 तारीख का ट्रांजैक्शन 1 तारीख को ही रिकॉर्ड करो, 2 तारीख का ट्रांजैक्शन 2 तारीख को ही रिकॉर्ड करो, 3 तारीख का ट्रांजैक्शन 3 तारीख को ही रिकॉर्ड करो। सीक्वेंस वे में रिकॉर्ड करो, सही से रिकॉर्ड करो। सबसे पहला ये एक एस्पेक्ट हम आपको समझा दिए। दूसरा एस्पेक्ट समझिए। दूसरा ये बात बोलता है कि आपको ना जो मेथड्स आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, वही मेथड्स फॉलो करो। मान लो आपके पास 4 मेथड्स है। सुनिए। मान लो आपके पास 4 मेथड्स है। आप 4 मेथड्स आप 4 दिन में फॉलो कर रहे हो। आप सबसे पहला वाला दिन पहला वाला मेथड फॉलो किए, दूसरा दिन दूसरा वाला मेथड फॉलो किए, अब तीसरा दिन तीसरा मेथड फॉलो किए, चौथा दिन चौथा मेथड फॉलो किए। इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा रे बाबा। आप बार बार मेथड क्यों चेंज कर रहे हो? आपको सिर्फ एक ही मेथड यूज करना चाहिए। जो मेथड आप यूज करते हुए आ रहे हो अकाउंटिंग के लिए, आप उसी मेथड को यूज करो। सबसे पहला एस्पेक्ट कि अकाउंटिंग को आप सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो। दूसरा कंसेप्ट, आपको एक ही मेथड फॉलो करना चाहिए, आपको एक ही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। जो मेथड से आप अकाउंटिंग करते हुए आ रहे हो, जो मेथड से कंपनी अकाउंटिंग करते हुए आ रहा है, उसी मेथड से उनको करना चाहिए हमेशा।
हमेशा। ऐसा नहीं कि पहला वाला महीना में हम लोग कुछ और ही मेथड यूज कर रहे हैं, दूसरा वाला महीना में कुछ और ही मेथड यूज कर रहे हैं, और तीसरा वाला महीना में हम लोग कुछ और ही मेथड यूज कर रहे हैं, फिर तो गुरगोबर हो जाएगा रे बाबा। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलते हैं, देखिए, द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स ए बिजनेस टू यूज द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये बोलता है कि आपको सेम मेथड्स और सेम प्रैक्टिसेस हमेशा फॉलो करना चाहिए वन पीरियड टू अनदर, जिससे आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाओ। एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए कि डिप्रीशिएशन में बहुत सारे मेथड्स है। मान लीजिए एक कंपनी ऐसा है कि पहला वाला साल में वो एसएलएम फॉलो किया, उसके बाद वाला साल में वो डिमिनिशिंग बैलेंस फॉलो किया, उसके बाद वाला साल में वो कोई और मेथड फॉलो कर रहा है। इससे नहीं होगा, इससे तुम्हारा फर्म बर्बाद हो जाएगा। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जो काम कर रहे हो आप उसमें कंसिस्टेंट रहो, सिंपल। This means that once a business start using a particular accounting method, such a way to calculate depreciation, it should continue using that method in the future period. एक फर्म अगर स्टार्ट कर दिया, उसी मेथड से आप करो कंटिन्यू, बात करेंगे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म मतलब कि ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर मान लीजिए अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कंपनी का कुछ डाउट है कि ये ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें, सुनिए ध्यान से। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको डाउट है कि ये ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें, तो अकाउंटेंट्स को क्या करना चाहिए, अकाउंटेंट्स को हमेशा लोअर प्रॉफिट इमेजिन करना चाहिए। हम हमेशा ये इमेजिन करेंगे कि कितना ज्यादा लो से लो प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। हायर प्रॉफिट के ऊपर मत जाइए, इमेजिन मत कीजिए आप कि हमको हायर प्रॉफिट ही होगा। मान लीजिए एक बंदा से आपने डील किया, उसका नाम है मिस्टर ए। एक बंदा से आपने डील किया, उसका नाम है मिस्टर ए। अब आपको लग रहा है ये बहुत कम पैसे देंगे, तो आप कम से कम पैसे को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके रखो कम से कम प्रॉफिट को, ज्यादा प्रॉफिट रिकॉर्ड मत करके रखो। जब ये ज्यादा प्रॉफिट दे देगा, अगर आपको लगा कि ये ज्यादा पैसे दे दिया, तब आप रिकॉर्ड कर देना ना बाद में। लेकिन शुरुआती दौर में आपको लॉसेस ज्यादा रिकॉर्ड करने चाहिए और प्रॉफिट्स कम रिकॉर्ड करने चाहिए। आपको मन में लग गया, आपको सपने आ रहे हैं कि आपको लॉस होने वाला है, तो वो लॉस को रिकॉर्ड कर दो भाई, वो लॉस को हायर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो और एसेट्स को कम कम वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, जिससे तुमको एक आइडिया रहे। सिंपल सा बात है। बचपन में आप जो एक पेपर में मार्क्स लाते थे, तो आप ना बढ़ा बढ़ा के मार्क्स बताते थे, वो अप्रोच को फॉलो नहीं करना है। हमेशा कम करके बताओ, हर किसी को हमेशा कम करके बताओ। जैसे आप एग्जाम देके जब आते हो, तब आप लोगों का आदत रहता है, हर कोई यही समझता है कि मुझे 75 आउट ऑफ 75 मिलेगा। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, आपको 75 नहीं मिलने वाला। आप कम से कम मार्क्स को कैलकुलेट करो। आप ये सोचो, अरे मुझे तो 50 मिलने वाला है, मुझे तो 40 मिलने वाला है, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 40 मिलेगा, 50 मिलेगा, ऐसा सोचो। इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट मतलब ये है कि अगर आपको कुछ लॉसेस होने वाला है, तो वो लॉसेस को ज्यादा सोच के रखो। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको लॉस होने वाला है 100 रुपया, तो वो 100 रुपया ही रिकॉर्ड करो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको प्रॉफिट होने वाला है 100 रुपया, तो ये कम से कम रिकॉर्ड करो। जितना कम से कम प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर सको, उतने कम से कम प्रॉफिट आप रिकॉर्ड करो। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मैचिंग कंसेप्ट का। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट मतलब मैच, जैसे बाबू और सोना का मैच होता है ना, वैसे ही मैचिंग करवा दो। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का मैचिंग करवा दो, मैचिंग। द मैचिंग कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स एक्सपेंसेस टू बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो, अगर आप कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, मेरे दोस्त सुनो, मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आप कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हो, अगर आप कुछ खर्चे कर रहे हो, तो आपको उस खर्चे के ऊपर रेवेन्यू कब मिलने वाला है, ये भी रिकॉर्ड करके रखो। आपको उस एक्सपेंस के ऊपर कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू मिलेगा ना, फालतू का तो एक्सपेंस नहीं कर रहे हो ना आप। ये भी एस्पेक्ट रिकॉर्ड करके रखो। इसको बोलते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है that requires expenses to be matched with the revenues they help generate in the same accounting period।
यानी आप एक सेम अकाउंटिंग पीरियड में कुछ खर्चे कर रहे हो तो कुछ पाने की उम्मीद भी रखो, सिर्फ खर्चा मत करो। आप लोग में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने बहुत सारे दोस्तों के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, 200, 500, 1000 रुपए, और उनसे रिटर्न पाने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो ऐसा वाला पॉलिसी फॉलो मत करो अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में मैचिंग कंसेप्ट वाला पॉलिसी फॉलो करो। अगर आपने कुछ खर्चा किया है, अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो आप ये भी इंश्योर करो कि आपको कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, आपको कुछ रेवेन्यू मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप मतलब कि पढ़ो, द मैचिंग कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स एक्सपेंसेस टू बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। दिस मींस दैट कॉस्ट शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन द रिलेटेड इनकम इज अर्न्ड। कॉस्ट आप तभी रिकॉर्ड करो, खर्चे को आप तभी रिकॉर्ड करो जब आप उसके रिलेटेड इनकम अर्न कर लियो। सिंपल सा बात। खर्चा तभी रिकॉर्ड करो जब आप इनकम अर्न कर लिया, जब तुमने इनकम अर्न कर लिया है। सिंपल सा बात है। ओके, खर्चा तभी रिकॉर्ड करने का जब आपने इनकम अर्न कर लिया। बात खत्म। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट के बारे में। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिए आप लोग। मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बहुत स्मॉल नेचर का है, जो बहुत छोटे नेचर का है, जिससे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कोई एक बड़ा सिग्निफिकेंट वैल्यू का ट्रांजैक्शन नहीं है, उनको रिकॉर्ड नहीं करने का। सिंपल सा बात है, उनको रिकॉर्ड नहीं करने का। मान लीजिए 1-2 रुपया का ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट में है, 1-2 रुपया का ट्रांजैक्शन अगर अकाउंट में है, तो उसे अगर रिकॉर्ड नहीं भी करोगे फिर भी कुछ चेंज आने वाला है क्या? नहीं ना। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई 1-2 रुपया 10 रुपया का ट्रांजैक्शन है जिससे अकाउंट्स पे कोई एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, उसे आप रिकॉर्ड मत कीजिए। मटेरियलिटी कंसेप्ट यही बोलता है कि वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जिसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ने वाला है। फिर तो ऐसे अकाउंट्स में लोग हर चीज रिकॉर्ड करने लगेंगे। 1 रुपया का चॉकलेट खाया, 2 रुपया का ये खाया, वो खाया, वो खाया, 1-2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, सबका रिकॉर्ड करने लगेंगे। नहीं, उन सब छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को हटाओ, गोली मारो, उससे कुछ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हाँ भाई, 5 लाख का ट्रांजैक्शन है, 50,000 का ट्रांजैक्शन है, उसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मटेरियलिटी कंसेप्ट यही बोलता है कि कोई स्मॉल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट अगर है, उसको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, उसको ओमिट कर दो, उसको हटाओ। और कोई बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शंस जो है, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसको रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। द मटेरियलिटी कंसेप्ट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट फोकसेस ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। According to the concept, only information that could influence the decision of the user need to be reported. In other words, small insignificant amount or details can be omitted if they do not affect the overall understanding of the company's financial situation. यानी कि छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन्स है जिससे कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसको ओमिट कर दो। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड मत करो, इसको बोलते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? मटेरियलिटी कंसेप्ट। सिंपल। बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर। सिंपल सा बात है कि मेंबर्स आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे, एम्प्लॉयर्स आएंगे, जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजनेस जो है वो अनंत है, वो अमर है। इसको क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब यही है कि बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, जैसे ओनर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये आज जिंदा है, कल को जिंदा नहीं रहेंगे, या कल को रिकॉग्निशन दे देंगे, कल को ये कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, फिर भी ये कंपनी एग्जिस्ट करेगा। बिजनेस जो है ना भाई, अमर है, अमर है, अजर है, अमर। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओनर हुआ करते थे कौन? रिलायंस इंडस्ट्रीज का सीईओ हुआ करते थे कौन भाई? मतलब कि धीरू भाई अंबानी। वो गए ना, इसके बाद भी रिलायंस है ना भाई, एग्जिस्ट कर रहा है ना रिलायंस। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही बोलता है कि कोई आए या कोई जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस या कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगी। 100 साल, 200 साल, 300 साल, जब तक आपके अंदर दम है तब तक वो बिजनेस एग्जिस्ट करेगी। जब तक आपके पूर्वज के अंदर दम है तब तक वो बिजनेस एग्जिस्ट करेगी। सिंपल सा बात है, बिजनेस कभी नहीं मर सकती, बिजनेस अमर है, अजर है।
बिजनेस अमर है। द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट एज्यूम्स ए बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट नॉर्मली इनटू द फोर्सेबल फ्यूचर। अभी जैसे चल रहा है वैसे ही फ्यूचर में भी चलेगा। बिजनेस हमेशा चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। बिजनेस कभी नहीं मरेगा। बिजनेस को चलाने वाले बदलेंगे लेकिन बिजनेस चलते रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। भाई बड़ा बड़ा करके लिखना, अपने से बना बना के लिखना। मैं समझा दे रहा हूं, अपने से बना बना के लिखना, बड़ा बड़ा करके। 5 मार्क्स का आएगा एक एक कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सिर्फ आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। सिर्फ आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को सिर्फ आप मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, और कोई वे में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिंपल। द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट is an accounting principle that states that only transactions and events that can be expressed in monetary terms should be recorded in the financial transactions। जैसे आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो सुंदर सुंदर करके, आप सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स वो वाले रिकॉर्ड करते हो जिसके अंदर पैसा है। 50,000, 70,000, 80,000, 90,000, 10,000, जो आप पैसों के हेल्प से माप सकते हो, जिसका मेजरमेंट ही मनी है। अकाउंट्स में सिर्फ आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो। अकाउंट्स में आप ऑनेस्टी, मोटिवेशन, ये सब फालतू फालतू चीज आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय को आप मोटिवेशन कर दिए, एम्प्लॉय को आप मोटिवेट कर दिए, एम्प्लॉय को आप सेटिस्फाई कर दिए, इस सब चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है बाबा। अकाउंट्स में रिकॉर्ड वही चीज होता है जिसका कुछ वैल्यू है, जिसका कुछ वैल्यू है, जिसको पैसे के रूप में वैल्यू किया जा सकता है, जिसको आप पैसे के रूप में वैल्यू कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बात करते हैं आगे, हिस्टोरिक कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है, सुनिए ध्यान से, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि आप अगर कोई असेट एक्वायर किए हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले, आप अगर कोई लाइबिलिटीज एक्वायर किए हैं 5 साल 10 साल पहले, तो उसको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, करंट वैल्यू पे नहीं। मान लीजिए कि मैंने 2017 में एक लैंड खरीदा, एक जमीन खरीदा जिसका दाम था 1 लाख रुपए। अब 2023 में उस जमीन का दाम है 5 लाख रुपए। मैं फिर भी ये वाला प्राइस रिकॉर्ड करूंगा, मैं 1 लाख ही रिकॉर्ड करूंगा। सिंपल सा बात है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। यानी कि अकाउंटिंग में हमेशा जो असेट्स, जो लाइबिलिटीज, जो वैल्यू पे आप खरीदे थे, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, उसी वैल्यू पे आप क्या करो, रिकॉर्ड करो। द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट इज एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट वैल्यूज एसेट्स, रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। जो आप ओरिजिनली परचेज किए थे, जिस दाम पे आप ओरिजिनली परचेज किए थे, उसी दाम पे आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ना ज्यादा ना कम, करंट वैल्यू पे नहीं, जो परचेज किए थे, जो ओरिजिनल वैल्यू था, उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। मान लीजिए 50,000 का मशीन आपने खरीदा था, जिस मशीन का दाम हो गया 30,000, आप कौन सा रिकॉर्ड करोगे? आप 50,000 रिकॉर्ड करोगे। मेरे को 50,000 पड़ा था, मैं 50,000 दिखाऊंगा अकाउंट्स में। मेरे को 50,000 पड़ा था, मैं 50,000 अकाउंट्स में दिखाऊंगा। सिंपल सा बात है। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसके बाद बात करते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्यूरल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि सुनिए, आपने कुछ खर्चा किया, एक्सपेंस किया, आपने कुछ खर्चा किया, आपने कुछ इनकम जनरेट किया। आपका दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, या तो आप खर्चा करते हो या तो इनकम जनरेट करते हो। आपने कुछ खर्चा कर लिया लेकिन आपके पैसे अभी तक नहीं मिले उसको, आपके पैसे उसको आपने नहीं दिए अभी तक, फिर भी आप रिकॉर्ड करोगे उसको। जैसे आप ना अकाउंट्स में ना आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्ड करते हो, आपको रेंट देना बाकी है, आपने रेंट नहीं दिया है, फिर भी आप अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हो, दिखाते हो ना। तो एक्यूरल कंसेप्ट यही बोलता है कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने खर्चा किया, आपने अगर कुछ खर्चा किया तो आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, आप दिखाओगे ट्रांजैक्शंस में। आपने अगर कुछ खर्चा किया है तो आप दिखाओगे, आपको अगर बाद में देना है तो बाद में दे दो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप रिकॉर्ड करके रख दो।
कि हमने ये खर्चा किया है, सिंपल सा बात। और ये कंसेप्ट ये भी बोलता है कि आपने अगर कुछ इनकम जनरेट किया है, अगर आपने कुछ इनकम जनरेट किया, मान लीजिए कि यूट्यूब से मेरे को $100 मिल रहे हैं, मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, मिल कुछ नहीं रहे, मान लीजिए यूट्यूब से हमको $100 मिल रहे हैं, मेरे को ये क्लैरिफिकेशन यूट्यूब की तरफ से आ गया कि $100 मिल रहे हैं, मैं उसी के उसी वक्त अपना रिकॉर्ड कर लूंगा, सिंपल सा बात है। मैं पैसे पाने का वेट नहीं करूंगा, मैं बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन देखने का वेट नहीं करूंगा। जब मेरे को यूट्यूब की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया कि हाँ $100 आपको मिल रहे हैं, मैं उसी के उसी समय अकाउंट्स का बुक निकालूंगा और रिकॉर्ड कर लूंगा इनकम। बस बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। और एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब मैंने कुछ इनकर कर दिया, एक्सपेंस उधारी पे किया है, एक्सपेंस रेंट मैंने नहीं दिया है, लेकिन अगर मैंने नहीं दिया है तो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। आप एक्सपेंस इनकर करते हो या आप इनकम अर्न करते हो, आप उसी के उसी समय रिकॉर्ड कर दोगे, चाहे पैसे मिले हो या चाहे पैसे नहीं मिले हो। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। द एक्यूरल कंसेप्ट इज एन accounting principles that records revenue and expenses when they are earned or incurred। जब आप कोई इनकम अर्न कर लेते हो, जब आपको पता चल जाता है भैया इनकम तो अर्निंग हो चुकी है लेकिन पैसे नहीं मिले हैं, फिर भी आप रिकॉर्ड करोगे, फिर भी आप अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे उसको। अर्न तो हो गई है ना, अर्निंग तो हो गई है ना। और जब आप कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर चुके हो लेकिन अभी भी आपने कुछ पैसे नहीं चुकाए, फिर भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड कर दोगे। इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इसी कंसेप्ट को बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। फाइनल अकाउंट्स में देखोगे यही कंसेप्ट फॉलो होता है। फाइनल अकाउंट्स में देखोगे यही कंसेप्ट फॉलो होता है, समझे? आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, ये सब क्या है? एक्यूरल कंसेप्ट ही तो है, एक्यूरल कंसेप्ट ही तो है, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए सुनिए, बात करेंगे अभी रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि अपना इनकम तभी रिकॉर्ड करना जब तुमको कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाए। आप इनकम तभी रिकॉर्ड करना जब आपको कोई क्लैरिफिकेशन मिल जाए। जब तक मुझे यूट्यूब क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो मुझे $100 देगा, मैं तब तक अपना इनकम कैसे रिकॉर्ड करूं? बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग अपने से सोच लेते हैं कि हाँ यूट्यूब तो मुझे $500 दे ही देगा, रिकॉर्ड कर देता हूं। नहीं भाई, वैसा अकाउंटिंग नहीं होता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बोलता है कि आप रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करो, आप अकाउंट्स में रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करो जब वो एक्चुअली आपको क्लैरिफिकेशन मिल चुका है या तो पैसे मिल चुके हैं। मुझे यूट्यूब की तरफ से क्लैरिफिकेशन मिल चुका था कि हाँ हम आपको $100 दे रहे हैं, मैं तब जाके रिकॉर्ड किया, मैं पहले पहले रिकॉर्ड नहीं कर दिया। उसे आप क्या बोलोगे? रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या बोलोगे उसको? रियलाइजेशन कंसेप्ट। The realization concept is the accounting principles that determines when to recognize revenue in the financial statement। Realization concept ये बोलता है कि कब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए, कब आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। ये कंसेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू जब आपको रिकॉग्नाइज हो जाए, जब आपको पता चल जाए कि हाँ भाई पैसे आने वाले हैं, जब आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ ये पैसे आने वाले हैं, तभी आप रिकॉर्ड करो उसको, तभी आप रिकॉर्ड करो उसको, उससे पहले नहीं। According to the concept, revenue is recognized when it is earned and the earning process is complete। जब earning process complete हो जाए, जब आप कोई काम कर दिए और अभी आपको पैसा मिलना बाकी है, आप तभी उसको रिकॉर्ड करो, आप तभी उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे, उससे पहले नहीं। काम करने से पहले आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो, वैसा नहीं करो, फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। ठीक है, इस कंसेप्ट को एक बार पढ़ लेना अच्छे से, समझा दिया हूं पूरा अच्छे से। ओके, मैं जितना समझा सकता हूं, मैं जितना कर सकता हूं ना, मैं उतना उससे भी ज्यादा कर रहा हूं। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आप किस तरह से पढ़ रहे हो। बात करते हैं असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल का। असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो होते हैं जिसको आप ओन करते हो, जो आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देगा। जैसे हो गया कैश, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, अकाउंट्स रिसीवेबल। असेट्स का कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होता है जो आपको फ्यूचर में एक इनकम जनरेट करके दे सकता है। जैसे मैं एक जेरोक्स मशीन बिठाया, जेरोक्स मशीन की वजह से मैं फ्यूचर में बहुत सारा इनकम जनरेट कर पा रहा हूं, वो क्या हो गया? वो मेरा एसेट्स हो गया।
तो असेट्स हो सकता है आपका कैश, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, सिंपल। बात करते हैं लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज किसको बोलते हैं, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, लाइबिलिटीज किसको बोला जाता है। तो लाइबिलिटीज एक डेट है, लाइबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है। लाइबिलिटी मेरे माथी का कर्जा है, मैंने किसी से लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया है, मैंने किसी से उधार लिया है, तो वो मेरा लाइबिलिटी हो गया। सिंपल सा बात है, वो मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज आर द डेट और ऑब्लिगेशंस ए बिजनेस ओज टू अदर। ठीक है, मैंने अगर किसी से उधार लिया है, मैंने किसी से अगर कर्जा लिया है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, लाइबिलिटी। इनकम आइए, इनकम का मतलब हो गया रेवेन्यू। इनकम का क्या मतलब हो गया, रेवेन्यू। अगर एक बिजनेस अर्न करता है, अगर एक बिजनेस गुड्स को सेल करके कुछ अर्न करता है, उसे क्या बोलते हैं, इनकम। मैंने सामान को सेल करके कुछ अर्न किया, उसको मैं क्या बोलूंगा, इनकम। इनकम इनकम वो मेरा इनकम है। अगर एक बिजनेस इन्वेस्ट करके एक डिविडेंड कमाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम। अगर एक बिजनेस कमीशन कमाता है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम। क्लियर है। फिर आइए, एक्सपेंसेस आ सकता है, एक एक करके आ सकता है। एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंसेस का मतलब है खर्चा। जो खर्चा एक बिजनेस एंटरप्राइज करता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ए बिजनेस इनकर्स इन ऑर्डर टू जनरेट इनकम, सिंपल। बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस के जो ओनर्स है ना, बिजनेस के जो ओनर्स है ना, वो कुछ पैसे लगाते हैं। जैसे 50,000 रुपया लगा दिए, 60,000 रुपया लगा दिए, 70,000 रुपया लगा दिए, मतलब कि 6 लाख रुपया लगा दिए, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल को आप इक्विटी भी बोल सकते हो, रिप्रेजेंट दैट ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस। एक ओनर जब इनिशियल बिजनेस स्टार्ट करता है, तब वो कुछ पैसे लगाता है बिजनेस में, उस पैसे को बोला जाता है कैपिटल। उस पैसे को क्या बोलेंगे दोस्तों, कैपिटल। आई होप क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं कैश एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सुनिए जरा ध्यान से। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। आप लोग जोश में हो ना भाई, आप लोग जोश में हो ना भाई, चैट बॉक्स में लिखो, आप लोग जोश में हो ना। बस खत्म होने वाला है, जस्ट 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 खत्म होने वाला है। और 10-15 मिनट रुक जाओ, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सुनो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब सारा का सारा इनकम और एक्सपेंसेस आप कैश के नेचर के रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन कैश बेसिस अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। अगर आपने कुछ कैश को रिसीव किया है और पे किया है, तभी आप उसको रिकॉर्ड करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आप कैश बुक बनाते थे ना, कैश बुक बनाते थे ना, कैश फ्लो बनाते थे ना, उस केस में आप क्या करते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते थे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में नियम होता है कि अगर कैश रिसीव हुआ या कैश पे हुआ, आप तभी उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे, आप तभी उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, जब तक कैश पे नहीं होता था, जब तक कैश रिसीव नहीं होता था, तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। उसे हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसे हम लोग बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब तक आपको कैश नहीं मिल जाता है, जब तक आपको रिसीव नहीं मिल जाता है कैश का, आप तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करते हो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज पेड आउट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। रिसिप्ट में क्या करते थे, रिसिप्ट में रिसीव करते थे, कैश मिल जाता था तभी आप रिसीव करते थे, और कैश जब पे हो जाता था तभी आप इनकम एक्सपेंस ट्रीट करते थे। इसको आप क्या बोलोगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, आपने कैश दिया, आपने कैश नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक्सपेंस अगर इनकर कर दिया, आपने एक्सपेंस अगर कर दिया, तो वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड होगा। आपने इनकम अगर अर्न कर लिया, तो वो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। चाहे आपको कैश मिला है, चाहे आपको कैश नहीं मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो कि मुझे YouTube से नोटिफिकेशन मिला कि मुझे $100 मिलेंगे, मिला नहीं है, मुझे $100 मिलेंगे, मिला नहीं है, मैं फिर भी उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं फिर भी उसको अर्न कर लूंगा। ठीक है, इनकर और अर्न जब हो जाता है, तभी हम उसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इन एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड रिगार्डलेस व्हेन कैश और रिसिप्ट और नॉट। चलिए आगे।
आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू एंड इट रिकॉग्निशन। रेवेन्यू क्या होता है और रेवेन्यू को आप रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हो? रेवेन्यू एक इनकम होता है बिजनेस के लिए। रेवेन्यू इज द इनकम ऑफ द बिजनेस। अगर एक बिजनेस सेल कर रहा है, अगर एक बिजनेस कुछ सेल कर रहा है, अगर एक बिजनेस कुछ सेलिंग कर रहा है और उस सेलिंग करने के बाद उसको कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम को आप क्या बोलोगे? उस इनकम को आप बोलोगे रेवेन्यू। क्या बोलोगे? रेवेन्यू। उस इनकम को आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू। इट रिप्रेजेंट्स द इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। रेवेन्यू से आप इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है आपको, आपका घर चलता है रेवेन्यू से, आप खर्चे कर पाते हो रेवेन्यू मतलब कि पाने के बाद। तो रेवेन्यू एक क्रूशियल मेजर है कि किस तरह से एक कंपनी परफॉर्मेंस करती है। रेवेन्यू का मतलब है क्या कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, यह भी आप देख सकते हो। सेल्स होगा और सेल्स में जो इनकम जनरेट होगा उसको आप रेवेन्यू बोलते हो, उसको आप इनकम बोलते हो। आप उस इनकम से ही पता लगा सकते हो कि कंपनी का सक्सेस हुआ है या कंपनी का फेलियर हुआ है। तो आप रेवेन्यू को क्या बोल सकते हो? रेवेन्यू इज द इनकम ए बिजनेस अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक बिजनेस जो कमाता है अपने गुड्स को सेल करके, उस इनकम को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक है। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है? रेवेन्यू कब माने जाएंगे? जब आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि डिलीवर कर चुके हो, जब आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दे चुके हो तो आपको रेवेन्यू पक्का से पक्का जनरेट होना चाहिए। सिंपल सी बात। यहां पे बोला गया है कि आप कब ये एज्यूम करोगे कि आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, रेवेन्यू मिल जाएगा? आप कब ये मानोगे कि आपको इनकम मिलेगा ही मिलेगा? सबसे पहला केस, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि डिलीवर कर देते हो, तब ये श्योर हो जाता है कि आपको रेवेन्यू मिल के रहेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। सिंपल। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया, आपने रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिया, उस केस में भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज माना जाता है। उस केस में भी यह माना जाता है कि आपने अपना इनकम जनरेट कर लिया, आपने अपना काम कर लिया, आपको इनकम अब मिल के रहेगा, आपको अपना इनकम मिल के रहेगा। इसके बाद मतलब कि जब आपको क्लियरली पता है कि कितना रेवेन्यू आपको मिलने वाला है, फिर आपको रिकॉग्नाइज्ड ऑफ रेवेन्यू मिल जाता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब ने क्या बोला? यूट्यूब ने बोला कि $100 आपको मिलेंगे, तो मुझे पता चल गया कि मुझे रेवेन्यू मिलने वाला है $100। जब मैं मेजर कर पाता हूं वो रेवेन्यू को, तब मुझे एक्चुअली पता चल जाता है कि मुझे ये रेवेन्यू तो मिलने वाला है। और जब कुछ पेमेंट का प्रोबेबिलिटी रहता है, जब मुझे कोई पेमेंट मिलने वाला है, उस केस में भी मैं अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज समझता हूं। ठीक है। तो आई होप आप इतने क्लियर हो गए, इतना तक आपको क्लियर होगा। ठीक है। बात करते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस समझते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? अगर मैं कोई एसेट्स एक्वायर कर रहा हूं जिसका बेनिफिट्स मुझे सालों साल तक मिलती रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा कर रहा हूं जिसका बेनिफिट्स मुझे सिर्फ 1 साल तक मिलेगा, एक साल तक, 1 ईयर तक, मैक्स टू मैक्स मुझे 1 ईयर तक मिल रहा है, तो मैं उसे बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए कि मैंने एक लैंड खरीदा, उसका बेनिफिट क्या मुझे सिर्फ साल भर मिलेगा क्या? नहीं ना, उसका बेनिफिट्स तो मुझे सालों साल तक मिलेगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? जो हमें हर बार 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 खर्चे करने पड़ते हैं, उस एक्सपेंडिचर को मैं बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल। कैपिटल एक्सपेंडिचर का पढ़िए एक बार, डिफरेंस पढ़िए, डिफरेंस पढ़िए, डिफरेंस आ जाएगा 5 मार्क्स के लिए। पढ़ लो भाई, 5 मिनट है सिर्फ, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंप्रूविंग परमानेंट एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों इनकर किया जाता है? आपको एक अगर मतलब कि एक्वायर करना है परमानेंट एसेट, आपको लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो। लेकिन आप अगर कोई रूटीन एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, आपको अगर पेट्रोल खरीदना है, आपको अगर डीजल खरीदना है, तो आप इसके लिए क्या करोगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर बार बार करने को मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर आप एक बार में ही करते हो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके। बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी। इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आप अपना अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। मान लो कि जेरोक्स मशीन
मैं एक जेरोक्स मशीन खरीद के लेके आ गया और मैं एक एक रुपया करके सबको जेरोक्स मतलब कि करवा रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है, उससे मेरा अर्निंग हो रहा है ना भाई, उससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रहा है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से आप अर्न कर पाते हो, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी को मेंटेन करता है, उसी को मेंटेन करता है। जैसे कि पेपर, उस जेरोक्स मशीन के लिए पेपर लगेगा, बहुत सारा एक छोटा छोटा मटेरियल लगेगा, छोटा छोटा पार्ट्स लगेगा, उस पार्ट्स को, उस मटेरियल को, उस पेपर को आप क्या बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको रेवेन्यू करना पड़ेगा, और कैपिटल मतलब इंक्रीजेस अर्निंग कैपेसिटी। मान लीजिए मैंने एक टैक्सी खरीदा, मान लीजिए मैंने एक टैक्सी खरीदा, उस टैक्सी खरीदने के वजह से मैं कमा रहा हूं, तो वो मेरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उस टैक्सी में जो मैं पेट्रोल भर रहा हूं या तो डीजल भर रहा हूं, तो वो मेरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मेंटेन कर रहा हूं उस टैक्सी को, ठीक है। इट इज नॉर्मली ये नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग है, ये एक बार तुमने एक्सपेंडिचर कर दिया तो नॉर्मली 10-20 साल आराम से चलेगा। लैंड एक बार खरीद लिया, अब वापस से थोड़ा ना खरीदना पड़ेगा, रोज रोज थोड़ा ना लैंड खरीदने जाते हो तुम, रोज रोज थोड़ा ना तुम मतलब कि टीवी खरीदने जाते हो, नहीं ना। लेकिन ये जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग रिकरिंग है, रिकरिंग। इसका जो बेनिफिट है, इसका बेनिफिट सालों साल तक चलता है, इसका बेनिफिट सिर्फ एक अकाउंटिंग ईयर तक चलता है, मैक्स टू मैक्स एक अकाउंटिंग ईयर तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट चलेगा। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सालों साल तक चलता रहता है मेरे दोस्त, सालों साल तक। ये एक बैलेंस शीट का आइटम है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। जैसे वेजेस हो गया, रेंट हो गया, और ये क्या है, लैंड एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। बस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बैलेंस शीट में शो किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट में शो किया जाता है। सिंपल सा बात, क्लियर है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसको आप घर में पढ़ोगे। कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट आपका होम टास्क है, जिसको आप घर में पढ़ोगे, पढ़ लोगे ना भाई, इतना तो पढ़ लोगे, इतना तो कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज इसको कर लेना। आज के लिए इतना ही, आज का क्लास इतना ही, पूरा का पूरा अकाउंटिंग थियरी कंप्लीट कर दिया। अब रात को हम टाइम अनाउंस कर देंगे, रात को आपको आना है और हम लोग करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।